हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम अपना पैथोलॉजी का सेकंड चैप्टर करेंगे और जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे वो सीबीडीसी के हिसाब से ही पढ़ेंगे। बुक में मटेरियल बहुत ज़्यादा है, अगर बुक को मैं टेक्स्ट से पढ़ाने लग जाऊंगा तो ये चैप्टर कभी ख़त्म नहीं हो पाएंगे। और आपके कॉलेज में टीचर्स हैं जो मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छा टेक्स्ट बुक पढ़ा लेंगे। मेरा काम है आपको एग्ज़ाम में पास करने के लिए हेल्प करना, स्पेशली तब जब आप कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन करना चाहते, कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते, तो मैं आपके दिमाग में टॉपिक्स का ऐसा स्केलेटन तैयार कर दूंगा कि उसी पे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके आराम से पास हो जाएंगे। तो आइए अपना सेकंड चैप्टर देखते हैं। ये है सेल इंजरी के ऊपर, रिवर्सिबल वर्सेस इरिवर्सिबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और वाइवा में तो पूछा ही जाता है, मुझसे भी पूछा था रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के डिफरेंस बताओ। तो डेफिनेशन ऑफ सेल इंजरी क्या होती है? सेल इंजरी अकर्स व्हेन अ सेल इज एक्सपोज्ड टू स्ट्रेस दैट एक्सीड्स इट्स अडेप्टिव कैपेसिटी। सीधे सीधे समझ लीजिए, आपके पास कोई रबर बैंड है, आप उसको खींचे जा रहे हैं तो एक टाइम पे वो टूट जाएगा, क्योंकि उसकी जो मैक्स कैपेसिटी है स्ट्रेच होने की, उसके बाद वो नहीं झेल पाता लोड। या कोई और चीज़ आप देख लीजिए, ये वैसे परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो ये इंजरी दो तरह की होती है, एक रिवर्सिबल एक इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल कब होती है? जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, सेल कैन रिकवर इफ स्ट्रेस इज रिमूव्ड, यानी उस पर जो हम स्ट्रेसर डाल रखा है जो किसी भी वजह से हो रहा है उसको हम हटा देंगे तो स्ट्रेस निकल जाएगा, तो वो ठीक हो जाएगी। इरिवर्सिबल में क्या होता है? डैमेज परमानेंट है, सेल की डेथ होगी होगी। एंड अगेन प्लीज नोट करिए, सेल की डेथ होगी, पेशेंट की डेथ नहीं होगी। कई लोग कंफ्यूजन में ये लिखाते हैं, क्योंकि सेल में मेम्ब्रेन डैमेज हो चुकी है। कॉजेज क्या है सेल इंजरी? इटियोलॉजिकल कॉजेज। इटियोलॉजी का मतलब होता है किस वजह से, ठीक है। तो सबसे पहला हो गया हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया यानी सेल के लेवल पे ऑक्सीजन की कमी, उस सेल को उतनी मिल ही नहीं पाई, उसकी वजह से। फिजिकल एजेंट्स, ट्रॉमा, हीट, कोल्ड, रेडिएशन। ट्रॉमा सबसे बड़ा कारण होता है, कोई चोट लग गई, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी ऐसा हो सकता है। या एक्सेसिव हीट में चले गए आप, एक्सेसिव कोल्ड में चले गए। रेडिएशन हमने डिटेल में पढ़े अदर सब्जेक्ट्स में, तो रेडिएशन के एक्सपोजर में आ गए। थर्ड है हमारा केमिकल एजेंट्स एंड ड्रग्स। बहुत सारे ड्रग्स आप जानते होंगे, ड्रग्स का मतलब एक ब्रॉड लेवल पे यहाँ पे हम बात करेंगे। उनमें चीज़ों को ट्रीट करने की कैपेसिटी के साथ साथ कुछ ना कुछ एक साइड इफेक्ट होता है। उस साइड इफेक्ट ये भी हो सकता है कि सेल इंजरी उसकी वजह से हो जाए। इन्फेक्शियस एजेंट्स, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट, ये तो आपको पता ही है, सीधे सेलुलर लेवल पे अटैक करते हैं। बैक्टीरियल अटैक तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, जितनी भी आपको बेसिक प्रॉब्लम्स है वो बैक्टीरिया की वजह से ही होती हैं। फिर इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस, जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है उसकी वजह से जो सेल को इंजरी हो रही है, ये ऑटो इम्यून भी हो सकती है या अदर वे से भी हो सकती है, इसको भी हम इसी में कंसिडर करेंगे। जेनेटिव डिफेक्ट्स, बाय बर्थ ही कोई ऐसी प्रॉब्लम आई है सेल में कि वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर ही नहीं पा रहा और उसमें सस्टेन नहीं कर पा रहा वो अपने आप को, तो उसको हम जेनेटिक में कहेंगे। न्यूट्रिशन इम्बैलेंसेस, मान लीजिए कि आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसमें एक पर्टिकुलर न्यूट्रिशनल सब्सटेंस की आपको रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, आप उसको यूज़ तो करे जा रहे हैं, उसका बॉडी में ब्रेक डाउन हो रहा है लेकिन उसको रिफिल नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम न्यूट्रिशन इम्बैलेंसेस में रहेंगे। अब देखते हैं अपनी रिवर्सिबल सेल इंजरी, उसके क्या फीचर्स है। सबसे पहले रिवर्सिबल में क्या होता है? सेल्यूलर स्वेलिंग, हाइड्रोपिक चेंज, यानी कि जो सेल है वो फूल जाएगा इंजरी की वजह से। आपको पता है कहीं भी इंजरी हो सूजन होती है, वही बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो वो सेल के अंदर भी यही चीज़ होती है। फैटी चेंज, मेनली इन लिवर, हार्ट। लिवर में क्या होता है कि लिवर की सिरोसिस हो जाती है और भी बहुत दिक्कत आती है उस लेवल पे, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्लेबिंग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफेक्ट आ जाए उसकी वजह से भी कुछ हो सकता है। फिर हो गया हमारा राइबोसोमल डिटैचमेंट, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस का जो हमारा प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो गया। फिर लास्ट आ गया न्यूक्लियर क्रोमैटिन क्लम्पिंग। क्लम्पिंग आप समझते हैं इकट्ठा होना, जब भी क्रोमैटिन एक साथ इकट्ठा हो जाएगा तो सेल जो है उसका फंक्शन गड़बड़ा जाएगा, उसकी शेप और स्ट्रक्चर में भी दिक्कत आ जाएगी। फिर देख लेते हैं अपना इरिवर्सिबल सेल इंजरी, उसके क्या फीचर्स हैं। मेन इसका फीचर ये है कि एटीपी गायब हो जाएगा। एटीपी को कैसे गायब होगा? जब सीवियर माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज होगा। जैसे बल्ब होता है ना, बल्ब किस चीज़ से चलता है? लाइट से। अगर लाइट नहीं आएगी तो बल्ब बंद। सिंपल वही कॉन्सेप्ट है। एटीपी की जहाँ भी सेल ने एटीपी बनाना बंद कर दिया वो उसकी डेथ हो ही जाएगी। मैसिव कैल्शियम इन्फ्लक्स इस एंजाइम एक्टिवेशन। देखिए आपको पता है कैल्शियम से क्या होता है, सारे जो अंदर के सेलुलर लेवल के प्रोसेस हैं
सोडियम पोटेशियम पंप, और ये सब चीज़ें इसी से अटैच होती हैं कैल्शियम से। तो अगर कैल्शियम का सडनली आ जाएगा तो ये जो जितने सेलुलर लेवल पर पंप्स हैं ये आउट ऑफ कंट्रोल चले जाएंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी। लाइसोसोमल रप्चर, ऑटोलाइसिस, अपने आप ही सेल के अंदर लाइसोसोम पे प्रेशर पड़ पड़ के वो रप्चर हो रहे हैं। न्यूक्लियर चेंजेस हो रहे हैं, जिसको हम साइनोसिस, कैरियोसिस और कैरियोलाइसिस कहते हैं। देखिए, ये थोड़े टिपिकल नाम है, लेकिन याद कर लीजिए, समझा मैं ऐसे दूंगा आपको। साइन पाइनोसिस एक बेसिक स्टेप होती है। इसमें क्या होता है, श्रिंकिंग या इरिवर्सिबल कंडेंसेशन। नाम समझाने के लिए श्रिंकिंग है, लेकिन होता है इसमें इरिवर्सिबल कंडेंसेशन है क्रोमैटिन का। इसकी वजह से सिकुड़न सी आ जाती है, वो श्रिंक करने लगता है, उसकी जो डीएनए और प्रोटीन्स का होता है ब्रेकडाउन चालू हो जाता है। इसकी वजह से वो क्लम्पिंग हो जाते हैं, यानी कि श्रिंक हुआ, क्लम्प हुआ और ब्रेकडाउन चालू हो गया। ठीक है, फिर आगे हमारा कैरियोहेक्सिस। कैरियोहेक्सिस में क्या है, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, यानी पहले में श्रिंक हो रहा था, दूसरे में श्रिंक होकर वो टूटने लग जाएगा छोटे छोटे हिस्सों में, और न्यूक्लियर डस्ट की वो बन जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे न्यूक्लियर एनवेलप और क्रोमैटिन दोनों टूटने लग जाएगा। तो इसको हम सेकंड स्टेज या हार्ट ब्रेक के नाम से आप याद कर लीजिए, कि जैसे दिल टूटने पर होता है वही इसमें होता है। फिर थर्ड हो गया हमारा कैरियोलाइसिस। लाइसिस जहां भी आएगा वहां कंप्लीट वर्ड आपको ऐड करना है। तो लाइसिस का मतलब हो गया कंप्लीट डेसोल्यूशन, यानी पहले में टूटा, पहले में श्रिंक हुआ, दूसरे में टूटा और तीसरे में वो बिल्कुल डिसॉल्व हो गया, डिसोल्यूशन हो गया उसका न्यूक्लियर मटेरियल का। तो ये तीनों स्टेप्स होती हैं। अगर ये हो रहा है तो उसका मतलब इरिवर्सिबल सेल इंजरी, और कैरियोलाइसिस एंड पॉइंट है, पाइनोसिस स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, और इसमें लास्ट में नेक्रोसिस ही होता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए, सेल मेम्ब्रेन किसी भी वजह से रप्चर हो सकता है, और इस लेवल पे यही बहुत है। अच्छा, माइक्रोस्कोपी के फीचर्स, वो आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि सेल इंजरी किस लेवल की हुई है। उसके दो तरीके होते हैं, लाइट माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। लाइट माइक्रोस्कोपी में आपको सेलिंग दिख जाएगी, वैक्यूलेशन दिखना चालू हो जाएगा, और इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो होती है वो बहुत हायर लेवल की होती है। इसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर जो स्वेलिंग हो रही है वो तक दिख जाएगी, और मेम्ब्रेन में क्या दिक्कत आ रही है वो भी पता चल जाएगी। अब आउटकम ऑफ सेल इंजरी क्या होते हैं, दोनों हो सकते हैं। रिवर्सिबल, अगर रिवर्सिबल होगा तो सेल सर्वाइव कर जाएगा, जैसे ही हम उस कॉज को रिमूव कर देंगे जिसकी वजह से उसको इंजरी हो रही है। और अगर इरिवर्सिबल है तो उसमें नेक्रोसिस या एपोप्टोसिस से डेथ होनी ही होनी है। एग्जाम के बेसिक पॉइंट देख लेते हैं। दो टाइप की हमने देख लिया, सेल इंजरी रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का हॉलमार्क है सेल्यूलर स्वेलिंग, यानी पूरा सेल ही सूजेगा। इरिवर्सिबल का हॉलमार्क है कि मेम्ब्रेन में डैमेज होगा या न्यूक्लियर लेवल पे चीजें बदली जाएंगी। न्यूक्लियर स्टेजेस ये आपको पता होनी चाहिए, पाइनोसिस, कायरियोहेक्सिस और कैरियोलाइसिस। ये मैंने आपको बहुत ईजी भाषा में समझाया है। अगर आपको ना समझ में आओ तो उसको रिपीट करके देख लीजिएगा एक दो बार, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पाइनोसिस में श्रिंकिंग, यानी वो सिकुड़ता है सबसे पहले। कैरियोहेक्सिस में जो सिकुड़ा हुआ है वो टूटना चालू होता है, और कैरियोलाइसिस में जो सिकुड़ के टूट गया वो बिल्कुल ही डिसॉल्व हो जाता है। ये तीन स्टेजेस होती हैं। समरी देख लेते हैं हमारी। एटीपी प्रोडक्शन क्या होता है रिवर्सिबल इंजरी में, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा, लेकिन वो रिकवर कर सकता है। इरिवर्सिबल इंजरी में कोई एटीपी जनरेशन नहीं होगा। मॉर्फोलॉजी में चेंज क्या हो रहा है, रिवर्सिबल इंजरी में आपको सेल स्वेलिंग मिलेगी, फैटी चेंज मिल सकता है। इरिवर्सिबल में आपको मेम्ब्रेन रप्चर मिलेगी और कैल्शियम इनफ्लक्स मिलेगा। न्यूक्लियस लेवल पे क्या होगा, क्रोमैटिन क्लम्पिंग मिलेगी आपको रिवर्सिबल इंजरी में, और यहाँ पे हमारा पाइनोसिस, कैरियोहेक्सिस और कैरियोलाइसिस होगा। देखिए बहुत कितना डिफरेंस है। क्रोमैटिन हमारा क्लम्प हो रहा है रिवर्सिबल इंजरी में, लेकिन वो टूट नहीं रहा है, श्रिंक नहीं हो रहा है, यानी वो एक जगह इकट्ठा होगा, डिसऑर्डर्ड में तो हो गया, लेकिन जैसे ही सेल ठीक होगा वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। माइक्रोस्कोपी, रिवर्सिबल इंजरी में लाइट माइक्रोस्कोपी से ही आपको स्वेलिंग और वैक्यूल्स दिख जाएंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में आपको माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग और ब्लेब्स दिखेंगे। एग्जाम्पल जैसे फैटी चेंज इन लिवर या अल्कोहल की वजह से जो होता है। और इरिवर्सिबल इंजरी है एमआई, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक में। आउटकम क्या है, रिवर्सिबल इंजरी में रिकवरी पॉसिबल है, और इरिवर्सिबल में सेल डेथ, यानी कि सेल डेथ नहीं लिखेंगे क्योंकि
अब हम टेक्निकल बातें कर रहे हैं तो हम नेक्रोसिस लिखेंगे या एपोप्टोसिस लिखेंगे, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं क्लिनिकल नोट्स के। फैटी चेंज, कॉमन इन लिवर, एल्कोहलिक लिवर डिजीज, टॉक्सिन्स, हार्ट हाइपोक्सिया। रिवर्सिबल स्वेलिंग हर ऑर्गन में दिखेगी अर्ली और इंजरी में, और इरिवर्सिबल इंजरी का मेन एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए तो मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन है, जिसको हम हार्ट अटैक ड्यू टू हाइपोक्सिया कहते हैं। और इसी के साथ हमारा ये इंट्रोडक्टरी सेकंड जो हमारी यूनिट है जनरल पैथोलॉजी की, वो कंप्लीट हुई। हम इसी तरह पूरी पैथोलॉजी को कवर करेंगे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके। सब्जेक्ट पैथोलॉजी भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन आप इसको बिल्कुल टेक्स्ट बुक टाइप जो करा जाता है तो ना स्टूडेंट को इंटरेस्ट आता है, ना ही उसका मन करता है इसको पढ़ें। हम इसको इतना इजी वे में कर देंगे कि आपको वीडियो देखते देखते बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बन जाएंगे। फिर जब ये पूरी सीरीज आपको खत्म हो जाए, आप देख लो, उससे कंफर्टेबल हो जाए, अपनी यूनिवर्सिटी के आप PYQs उठाइए 10 साल के, उनको प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आप आराम से अच्छे नंबर ले आएंगे। या इवन लास्ट मोमेंट पे भी अगर आप ये वीडियोस देख रहे होंगे तो भी आप पास हो जाएंगे। अब आपको पसंद आए लेक्चर तो प्लीज़ इसको वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।